खश। कुलूत देश में कोल और किरात जातियों के साथ साथ खश नाम की वह जाति भी बढ़ती और पनपती रही है, जिसके संबंध में जनरल कनिंघम ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट खंड 15 में वर्णन किया है कि किसी समय खश लोगों का प्रभुत्व कश्मीर से लेकर आसाम की पहाड़ियों तक रहा है। वास्तविकता ये है कि खश जाति का दौर कोलों और किरातों के बाद आरंभ होता है। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार खश जाति ने कोल और किरात जाति के लोगों पर प्रभुत्व स्थापित किया है और धीरे धीरे उन्हें न केवल कमजोर किया बल्कि कहीं उन्हें बिल्कुल नष्ट कर दिया और कहीं अछूत बनाकर समाज से अलग कर दिया। यूं लगता है कि आर्य जाति की जो लहरें मध्य एशिया से उठकर पश्चिम और पूरब में फैलती रही है, उनमें खश भी एक जाति थी जो अपने समय में मध्य एशिया के स्थान काशगर से उठी और आगे बढ़ती हुई कश्मीर कुलूत होती हुई आसाम तक फैलती चली गई। काशगर वास्तव में खश गृह शब्द का रूपांतर है और प्रतीत होता है कि शब्द कश्मीर भी कश्मीर से ही बना है। आसाम में खासी की पहाड़ियां भी यदि इसी नाम पर आधारित हों तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। पौराणिक अनुश्रुतियों के अनुसार कश्यप ऋषि की 100 स्त्रियों में से एक का नाम खसा भी था, जिससे पैदा हुई संतान को खस कहा गया है। इससे सिद्ध होता है कि खश जाति का संबंध अवश्य आर्य जाति से ही है। जनरल कनिंघम का यह विचार कि खश जाति के लोग आर्यों के आने से पहले इस इलाके में आबाद थे, ठीक प्रतीत नहीं होता। प्रथम तो उक्त पौराणिक अनुश्रुति के अनुसार यह कश्यप ऋषि की संतान है। दूसरे, कोल और किरात लोगों के बाद खश जाति के लोगों ने जिस सभ्यता और संस्कृति की आधारशिला इन पहाड़ों में रखी है, वह वास्तव में प्राचीन आर्यों की परंपरा ही स्वीकार की जा सकती है। स्पष्ट है कि खश जाति आर्यों की वह पहली लहर थी जो अपने स्थान से उठी और जिस ओर भी बढ़ सकी वह आगे बढ़ी और लगातार आगे बढ़ते हुए कोलों और किरातों से लड़ते भिड़ते एक नई संस्कृति को जन्म देती गई। आर्य शब्द आरंभ में उन लोगों के लिए प्रयुक्त हुआ जो भेड़ बकरियां पालते थे और उसके बाद आर्य शब्द की परिभाषा में वे लोग भी शामिल किए गए जिनका पेशा खेती बाड़ी बन गया था। आर्य शब्द की ये दोनों परिभाषाएं खश लोगों पर बिल्कुल ठीक उतरती है। कोल और किरात प्रायः जंगलों में रहते थे और जंगली शिकार, जंगली कंदमूल तथा वृक्षों और घास की छाल और जड़ें प्रयोग में लाते थे। और इनके बाद जो लोग आए वे खश ही थे जो आरंभ में भेड़ बकरियां पालने का काम करते थे। संस्कृत भाषा में बकरी को अज और भेड़ को अभी कहते हैं। इसलिए जब ये खश लोग पश्चिम में अफगानिस्तान की ओर बढ़े तो वहां के आदिवासियों ने अज और अभी के आधार पर उन्हें अजनबी कहा और इस तरह फारसी शब्द अजनबी संस्कृत के इन दो शब्दों से मिलकर बन गया, जिसका भावार्थ है अनोखा। और सचमुच भेड़ बकरी के रेवड़ लेकर आए हुए लोग वहां के मूल निवासियों को पहले पहले तो अनोखे ही प्रतीत हुए होंगे तथा ये शब्द उन लोगों के लिए प्रयुक्त किया गया होगा जो भेड़ बकरियां लेकर पहले पहले गए और वहां आबाद हुए। यही लोग जब कश्मीर से पूरब की ओर अर्थात कुल्लू की ओर बढ़े तो स्वाभाविकतया उन्हें धौनी कहा गया, जिसका अर्थ है धन का स्वामी अर्थात भेड़ बकरियों के रेवड़ों के मालिक। गद्दी लोग जो उस दौर के आर्य खशों की बची हुई निशानी है, आज भी अपने रेवड़ को धन ही कहते हैं। आज तक कुल्लू भर में हर उस आदमी को जो स्वर्ण हिंदू है बिना जात पात के लिहाज के धौनी कहा जाता है। यद्यपि आज धौनी का अर्थ केवल स्वर्ण रह गया है, परंतु यह स्पष्ट है कि जब भेड़ बकरियों वाले ये खश लोग पहले पहले इस इलाके में आकर आबाद हुए तो उस समय मानव वंश केवल 2 श्रेणियों में बंटा हुआ होगा। एक वे लोग जो धौनी या अंदर के कहलाए और दूसरे डागी जो बाहर के कहलाए। तब खश जाति के इन लोगों ने कोल और किरात लोगों की सहायता से धीरे धीरे जंगलों को साफ करके जमीन को खेतीबाड़ी के योग्य बनाया होगा। प्रतीत होता है कि फारसी का शब्द काश्त वास्तव में खाश्त या खश्त होगा और इसी तरह संस्कृत का शब्द क्षेत्र जिसका अर्थ खेत है वास्तव में खक्षेत्र होगा और इन दोनों शब्दों का आधार खश शब्द ही हो सकता है। इसी क्षेत्र शब्द से बिगड़कर शब्द क्षेत्र बना जो पहाड़ी इलाकों में प्रायः बोला जाता है और फिर इसी से आगे शब्द खेत बना जो आज भी प्रायः बोले जाने वाला शब्द है। फारसी का शब्द खिश्त भी खश के आधार पर बनने वाला शब्द प्रतीत होता है।
जिसका अर्थ है ईंट। और तब संस्कृति के इस पहले दौर में खश लोगों ने मिट्टी की कच्ची ईंटें बनानी आरंभ की होगी, जहां उन्हें घर या झोंपड़ियां बनाने के लिए पत्थर उपलब्ध ना हुआ होगा। कुल्लू की स्थानीय भाषा में एक शब्द खशरा या खशखशा है, जिसका अर्थ है चुभने वाला और सख्त। अवश्य ही जिन लोगों पर खश लोगों ने विजय प्राप्त की और जिनकी भूमि पर वे आकर आबाद हुए, वे लोग उन्हें चुभने वाले और सख्त तो महसूस हुए ही होंगे। इसलिए अब हर उस चीज को जो शरीर पर चुभने वाली या सख्त महसूस हो, उसे खशरा या खशखशा कहा जाने लगा। विशेषकर मोटी ऊन का जो लिबास खश लोग पहनते होंगे, उसे खश शब्द के आधार पर खशरा कहा जाने लगा, अर्थात खुरदरा और चुभने वाला। इसी तरह कुल्लूई भाषा का शब्द खोसड़ा है, जो जूते से मिलती जुलती पांव की रक्षा के लिए बनाई गई वस्तु होगी, जो पहली बार खश लोगों के कारण देखने में आई होगी। जिस तरह अंग्रेजों के आने पर जूतों के स्थान पर बूटों का प्रयोग हुआ। शब्द खेसड़ी अर्थात लंगोटी भी खश शब्द के कारण ही प्रयोग में आया हुआ प्रतीत होता है। शब्द खसम भी आरंभ में केवल पुरुष के लिए प्रयुक्त हुआ होगा, जो बाद में पति के लिए सीमित हो गया। ये शब्द वास्तव में खशम होगा। आज भी कई इलाकों में स्त्री अपने पति को मेरा मर्द कहकर ही बोलचाल करती हैं। शब्द खच्चर भी संभवतः खशचर होगा, और हो सकता है कि ये पशु भी पहली बार खश लोग ही अपने साथ लाए होंगे। संस्कृत और हिंदी भाषा में ऐसे और शब्द भी हैं, जैसे गुप्तचर अर्थात जासूस, निशाचर अर्थात रात को चलने वाले, बनचर अर्थात बनों में घूमने वाले, या जलचर अर्थात पानी में रहने वाले। इस प्रकार खसचर भी उस जानवर को कहा गया होगा जो खश लोगों के साथ घूमता होगा, अर्थात उनके सामान ढोने का काम पालतू पशु के रूप में करता हो। और भी ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका सीधा संबंध खशों और उनकी सभ्यता और संस्कृति से है, जिन्हें हम स्थानाभाव के कारण यहां पेश नहीं कर सकते। उपर्युक्त स्पष्टीकरण से पता चलता है कि कोल और किरात संस्कृति की अपेक्षा खश लोगों की संस्कृति अधिक उत्तम थी। कुलूत देश और उसके आसपास पहाड़ी इलाकों में खश संस्कृति के प्रभाव न केवल आज तक मौजूद हैं, बल्कि आज की संस्कृति का रंग रूप निखारने में यह संस्कृति आधारशिला मानी जा सकती है। कुल्लू में इन शब्द का उच्चारण खौश है और खशिया भी कहा जाता है। लगभग हर गांव में एक, दो या इससे अधिक खौश जाति के घराने आज भी हिमालय के देहातों में कश्मीर से गढ़वाल तक पाए जाते हैं। खौश लोग इस पहाड़ी इलाके में वंशज राजपूतों के बाद अपना दर्जा समझते हैं और इसी तरह प्रवर हैसियत में अपने आप को समाज में पेश करते हैं। यद्यपि अब परिस्थितियां बदल गई हैं और लोगों के विचारों में भी बड़ा अंतर आ गया है, लेकिन यह निश्चय से कहा जा सकता है कि आज से 50 वर्ष पहले खौश लोग प्रायः और विशेषतः यज्ञोपवीत धारण करते थे, जो आर्य संस्कृति का सबसे बड़ा प्रमाण माना जाता है। बहुत घराने अब भी जनेऊ पहनते हैं और अपने साथ की दूसरी जाति बिरादरी राव, राहु तथा कनैत से समाज में अपना दर्जा ऊंचा समझते हैं। हिंदू धर्म में जनेऊ पहनने वालों को द्विजों में गिना जाता है। इस आधार पर खशों की गिनती द्विजों में होती है और ये इस बात का उपयुक्त प्रमाण है कि ये लोग प्राचीन आर्य जाति से ही संबंध रखते हैं। जो विद्वान इन्हें आर्य न मानकर किसी और जाति या भारत के आदिवासियों में सम्मिलित करते हैं, वे भूल में हैं। इतनी बात जरूर है कि खश लोग और उस समय की उनकी संस्कृति आर्य जाति और आर्य संस्कृति का प्राचीनतम रूप था। एक ऐसा चित्र था, एक ऐसी तस्वीर थी जिसके रंग निखरे हुए नहीं थे। खश संस्कृति को प्रारंभिक काल की आर्य संस्कृति कहा जा सकता है। इनकी भाषा का प्राचीन रूप भी वह प्राकृत भाषा थी जिसका संस्कार होने पर वह संस्कृत कहलाई। खरोष्ठी लिपि जिसमें लिखे हुए प्राचीन ऐतिहासिक प्रलेख मिले हैं, संभवतः खश लोगों की देन है। भाषा विज्ञान के प्रसिद्ध विद्वान ग्रियर्सन का कहना है कि दूर पूर्व में बोली जाने वाली पूर्वी पहाड़ी भाषा का नाम खशकुर है, जिसे नेपाली भी कहते हैं। ग्रियर्सन इसे वह आर्य भाषा मानता है जो नेपाल में बोली जाती है। इससे सिद्ध होता है कि खश लोग प्राचीन आर्य संस्कृति से संबंध रखते हैं। खश लोगों के रीति रिवाज, रहन सहन का तरीका, खान पान और पहनावा, धार्मिक विचारधाराएं और सामाजिक नीतियां
सब ऐसी हैं जिनका वर्णन ऋग्वेद में आर्य लोगों के संबंध में आया है। अतः कोई कारण नहीं है कि खश जाति को ऋग्वैदिक आर्यों की ही एक जाति क्यों न माना जाए। हिंदूज ऑफ हिमालयाज के लेखक मिस्टर गिराल्ड डी बर्मन ने, जो कैलिफोर्निया से आकर काफी समय देहरादून और हिमालय के इलाकों में रिसर्च करता रहा है, इस सिद्धांत की पूर्ण रूपेण पुष्टि की है कि खश लोग इंडो आर्यन ग्रुप से संबंध रखते हैं और मध्य एशिया के चारों तरफ को फैले हैं। इसी पुस्तक के पृष्ठ 16 और 17 पर वह लिखता है कि हिमालय के दामन का पहाड़ी इलाका खश जाति के आर्य लोगों से ही आबाद था, जो उसके विचार के अनुसार ईसवी सदी से 100 वर्ष से 1500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम से भारत वर्ष में आए। उसने इस बात का भी संकेत किया है कि 6वीं-7वीं ईस्वी में भारत वर्ष पर गुर्जर जाति के लोगों ने आक्रमण किया और सपद लक्ष्य के उस इलाके पर कब्जा किया जहां खश पहले ही आबाद थे। गुर्जर जाति के ये लोग भी आर्य भाषा बोलते थे, जिन्होंने खश लोगों से मिलकर फिर राजपूताना और गुजरात पर भी आक्रमण किया और उस इलाके पर कब्जा किया। शब्द गुजरात संभवतः इसी गुर्जर जाति के लोगों के नाम से संबंधित है। इसी पुस्तक में ग्रियर्सन के हवाले से ये लिखा गया है कि खश जाति की खोज करते हुए ज्यों-ज्यों हम प्राचीन समय की ओर बढ़ते हैं, त्यों-त्यों हमें उत्तर पश्चिम की तरफ उनके निशान ज्यादा से ज्यादा मिलते हैं। ग्रियर्सन इसी संबंध में आगे लिखते हुए इस बात की पुष्टि करता है कि खश लोग आर्य नस्ल के क्षत्रिय ही थे, जो संस्कृत से मिलती जुलती भाषा बोलते थे, जिन्हें किसी समय म्लेच्छ समझा जाने लगा जब उन्होंने खाने पीने और रीति रिवाज के आर्यन सिद्धांतों को छोड़ दिया या उन्हें भूल गए। काशगर के खश लोगों के निवास स्थान होने की पुष्टि भी लेखकों ने की है और वह लिखता है, यह संभव है कि ये लोग मध्य एशिया में बड़ी सम्मानित और प्रभावशाली अवस्था में रहते थे और काशगर इनके नाम से ही प्रसिद्ध हुआ है। ग्रियर्सन का कहना है कि ये लोग वही भाषा बोलते थे जो बलख के लोगों की भाषा थी और वह इस भाषा को लेकर हिमालय की दक्षिणी तराइयों में नेपाल तक घुस गए थे और 12वीं सदी ईस्वी तक लोगों ने हिमालय की पहाड़ियों में दक्षिण, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्वी कश्मीर तक अपनी अच्छी खासी शक्ति संगठित कर ली थी। लिखा है कि खश लोग एक लड़ाका किस्म का कबीला था जो उस समय के साहित्यकारों और विद्वानों को मालूम था। मिस्टर पार्जेटन ने पौराणिक अनुश्रुतियों का अध्ययन करते हुए लिखा है कि इस वंश के लोगों ने मध्य हिमालय से होकर भारतवर्ष की ओर कदम बढ़ाए हैं और वे संभवतः तिब्बत होते हुए भारतवर्ष में आए हैं। यदि इसी मार्ग से इस वंश से पहले आर्य खशों का आना भी मान लिया जाए तो ये विश्वसनीय होगा, क्योंकि मिस्टर चार्ल्स बेल के अनुसार प्राचीन समय में हिमालय के पहाड़ी इलाकों में जो परंपराएं प्रचलित थी उनका तिब्बत में भी रिवाज रहा है। तिब्बत का बौद्ध धर्म और शमाना धर्म हिमालय में फैले हुए प्राचीन आर्य धर्म से पूर्णतः समानता रखे हुए था। स्वामी दयानंद के अनुसार भी तो आर्यों का तिब्बत से आना बताया ही गया है। मिस्टर एटकिंसन एक दूसरे विद्वान का विचार है कि खश रीति रिवाजों से ब्राह्मण संस्कृति के प्रभाव भी झलकते हैं। यही लेखक दूसरी जगह इस विचार की पुष्टि करता हुआ लिखता है कि खश जाति के लोगों को बजाय कुछ और मानने के महान आर्य कबीले की ही एक शाखा के रूप में अधिक स्वीकार किया जाता है। गढ़वाल के इलाकों में तो खशिया ब्राह्मण और खशिया राजपूत भी खोज में आए हैं और ये विभेद और अंतर किसी न किसी रूप में लगभग सभी पहाड़ी इलाकों में विद्यमान रहा है। कुल्लू और दूसरी पहाड़ी इलाकों में भी ग्रामीण और पहाड़ी ब्राह्मणों को नवाले अर्थात ऊनी ब्राह्मण कहा जाता है और मैदानों से आए हुए ब्राह्मण अपने आप को बाथरे अर्थात सूत पहनने वाले ब्राह्मण कहते हैं। प्रायः अपने हाथ से हल चलाकर तथा खेती बाड़ी पर गुजारा करने वाले को खशिया ब्राह्मण कहते हैं, चाहे ये शब्द व्यंग्य के रूप में ही कहा जाता हो, परंतु यह वास्तविकता है कि पेशे के आधार पर ब्राह्मण और खश में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। यद्यपि आज हिमालय के दामन में बसे हुए इन खश लोगों की संख्या प्रायः कम रह गई है, क्योंकि जमाने के साथ साथ आने वाले परिवर्तनों के प्रभाव के अधीन खश और राव दोनों मिलकर एक नई बरादरी कनैत नाम से कहे जाने लगे हैं। परंतु इसमें संदेह नहीं कि इस पर अनुसंधानकर्ता सहमत हैं कि आरंभ में खश जाति ही कश्मीर से आसाम की पहाड़ियों तक फैली हुई थी। श्री आर एन सक्सेना अपनी पुस्तक सोशल इकोनॉमी ऑफ अ पॉलिएंडर्स पीपल
में लिखते हैं, रामायण काल में भी खशों का वर्णन आया है। जैसा कि इसमें पहले किरातों के उल्लेख में तुलसीकृत रामायण की 2 चौपाइयों से प्रकट है। महाभारत काल में भी मेरू और मंदरांचल के इलाके में तथा इन पहाड़ों में बहने वाली शैलोदा नदी के किनारे पर बसने वाली खश जाति का वर्णन आया है। मनु स्मृति में किरात और दरद जातियों के साथ खश जातियों का उल्लेख आया है। किरातों का वर्णन पहले विस्तार में आ चुका है। दरद जाति आज भी बलिस्तान गिलगित के इलाके के आसपास मौजूद है, जिस इलाके को दर्दिस्तान कहा जाता है। मनु स्मृति के लेखक ने यद्यपि खशों को वह दर्जा नहीं दिया जो उन्हें क्षत्रियों के साथ खड़ा कर सकता, परंतु इसका कदापि ये मतलब नहीं कि वे आर्य नस्ल के नहीं थे। खशों को क्षत्रियों से कम दर्जा देने का अर्थ संभवतः ये होगा कि खश लोगों ने अपने सिद्धांतों में ढील कर दी हो या धर्म में गिरावट के चिन्ह अधिक स्पष्ट हो गए होंगे, और निसंदेह हुआ भी ऐसा। और जिन लोगों ने धर्म के सिद्धांतों को बिल्कुल छोड़ दिया वे कनैत कहलाए जाने लगे। प्रतीत होता है कि यह हवा इतनी तेजी से चली कि खशों की संख्या सारे पहाड़ी क्षेत्रों में कम होती चली गई और सब लोग एक नई जाति में शामिल होते गए, जिसे आम बोलचाल में कनैत कहा गया। और लगभग वही लोग कश्मीर से गढ़वाल तक कनैत कहलाए, जिनका विस्तार से उल्लेख हम आगे करेंगे। बृहद संहिता में, जिसकी रचना 5वीं सदी ईस्वी में हुई है, उत्तर पश्चिम में बसने वाले विभिन्न जातियों में खश जाति का भी उल्लेख आता है और साथ ही उत्तर पूर्व में बसने वाली खश जाति का वर्णन आता है। इससे स्पष्ट है कि 5वीं सदी ईस्वी में भी उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व तक अर्थात कश्मीर से गढ़वाल और आसाम तक खश जाति फैली हुई थी। कुलूत देश और आसपास के इलाकों में पाए जाने वाले रीति रिवाजों, देवी देवताओं की कहानियों, ऐतिहासिक घटनाओं तथा साधारण अनुश्रुतियों से पता चलता है कि राक्षसों को मारने और नागों को नष्ट करने में खश जाति के ही लोगों का सबसे बड़ा हाथ था। आउटर सिराज में निर्मंड की दिवाली एक प्रसिद्ध धार्मिक मेला है जो कोलों और नागों पर खश लोगों की विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिवाली के अवसर पर खश नवयुवक ही मुकाबले की रस्मी कश्मकश में शामिल होते हैं। श्री राजशेखर अपनी काव्य मीमांसा में एक मनोरंजक घटना का उल्लेख करते हैं। वे लिखते हैं कि राजा शर्मा गुप्ता और महाराज समुद्रगुप्त की बहुरानी ध्रुवा स्वामिनी ने खश जाति के शक राजा पर आक्रमण किया था, जिसमें रानी ध्रुवा स्वामिनी ने खश राजा के सामने हथियार डाल दिए थे और परिणाम स्वरूप शर्मा गुप्ता दिल तोड़कर मायूस तथा निराश होकर अपने देश को चला गया। यह घटना लगभग 5वीं-6वीं सदी की होगी, जब समुद्रगुप्त के लड़के रामगुप्त के बाद उसकी रानी ध्रुवा स्वामिनी ने राज्य की बागडोर अपने हाथ में ली। श्री सक्सेना अपने पुस्तक सोशल इकोनॉमी ऑफ पॉलिएंड्रस पीपल में इस घटना का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि श्री राजशेखर के अनुसार यदि उपर्युक्त घटना ठीक है तो स्पष्ट है कि ये लड़ाई हिमालय में बसने वाली खश जाति के साथ हुई होगी, जिस पर कोई शक जाति का राजा शासन करता था और जिसकी राजधानी कार्तिकेय नगर हिमालय में थी। कहा नहीं जा सकता कि यह कार्तिकेय नगर कहां हो सकता है, परंतु इस घटना से यह बात प्रमाणित हो जाती है कि हिमालय में एक बहुत शक्तिशाली खश जाति बस्ती थी, जिसने दक्षिण से आए हुए आक्रमणकारियों के पांव नहीं जमने दिए और उन्हें हथियार डालने पर मजबूर किया। इस घटना से जहां एक और खश जाति की वीरता का पता चलता है, वहां हिमालय के इतिहास का एक ये पहलू भी सामने आ जाता है कि 5वीं-6वीं सदी में शक और हुण आक्रमणकारी हिमालय के अंदरूनी भागों तक भी घुस आए थे और संभव है कि कुछ देर वे हिमालय की इन वादियों में भी कदम जमाए रखने में सफल हुए होंगे। राज तरंगिणी के अनुवादक श्री R.S. पंडित लिखते हैं कि खश लोग कश्मीर में पीर पंजाल से दक्षिण पश्चिम की तरफ को काफी आगे तक फैले हुए थे। हमारे विचार में किश्तवाड़ के इलाका और इसके इर्द गिर्द के क्षेत्र में निसंदेह खश लोग रहते थे, क्योंकि किश्तवाड़ शब्द खश्तवाड़ होगा, क्योंकि बाड़ या बाड़ा का प्रायः अर्थ सीमा से लिया जाता है, जैसे विजयवाड़ा, अमामबाड़ा, तेलीवाड़ा आदि। अतः खश लोगों के इलाके को खशबाड़ा, खश्तबाड़ा, खिश्तबाड़
और अंततः किश्तवाड़ लिखा गया है और ऐसा भाषा विज्ञान के बिल्कुल अनुकूल है। प्रसिद्ध रिसर्च स्कॉलर श्री मजूमदार ने खश लोगों की परिभाषा इन शब्दों में की है। वे लिखते हैं कि खश लोग प्रायः लंबे, सुंदर और गोरे रंग के लोग थे। उनके कद लंबे, गोल सिर, पेशानी चौड़ी, नोकदार नाक, काली और कदरे नीली आंखें, कुंडलदार बाल होते हैं और वे प्रसन्न चित्त के मालिक हैं। खश स्त्रियां भी कद की लंबी, नाजुक, सुंदर और सुडौल शरीर तथा उच्च चरित्र की होती हैं। स्पष्ट है कि ये सब वे गुण हैं जो एक आर्य पुरुष और स्त्री के लिए ऋग्वेद में बताए गए हैं। अतः खश जाति का आर्य जाति का ही एक अंग होना उचित ही प्रमाणित होता है। जहां तक खश लोगों की वीरता और ईमानदारी का संबंध है, वह तो श्री जोशी के अनुसार सर्वविदित ही है। श्री जोशी का कहना है, खश लोगों की ईमानदारी का तो कोई जवाब नहीं है। चोरी चकारी का भी इन लोगों में नामो निशान नहीं मिलता था। एक बार जो बात जबानी निश्चित हो जाए, उसे पत्थर की लकीर समझते थे। वचन से पीछे हटना तो इन्हें आता ही नहीं था। ये सरल व्यवहार, मिलनसार और एक दूसरे के सहायक और अच्छे स्वभाव के थे। ये लोग लड़ाके प्रसिद्ध थे। वर्तमान समय में भी इनकी वीरता के कारनामे रॉयल गढ़वाल राइफल्स डोगरा रेजिमेंट के रिकॉर्ड से स्पष्ट है, जो उनकी कार्यपरायणता की मुंह बोलती तस्वीर है। श्री जोशी आगे चलकर लिखते हैं कि महाभारत युग की घटनाएं भी यह स्पष्ट करती हैं कि खश लोग बड़े साहसी और रणभूमि में कभी ना झुकने वाले लोग सिद्ध हुए हैं। खशों के बारे में उपयुक्त तथ्य मालूम करने के बाद मिस्टर जे.बी. फ्रेजर इन लोगों का वर्णन करते हुए इस तरह लिखते हैं। जब मैं इन लोगों के घरेलू जीवन और इनके विवाह से संबंधित वर्तमान रिवाजों को देखता हूं, जिसमें एक स्त्री बहुत भाइयों की पत्नी होती है या एक पुरुष बहुत पत्नियां रखता है, तो मुझे इस प्रकार के चरित्र से शर्म आती है। परंतु जब मैं इनकी सजीव सुदृढ़ संस्कृति, इनकी नेकी, सरलता और मिलनसारी को देखता हूं, तो महसूस करता हूं कि ये लोग उन जातियों से बहुत आगे हैं जो वर्तमान समय में अपने आप को बड़ी विकसित और सुलझी हुई मानते हैं और जो चरित्र में अपने आप को बहुत ऊंची समझते हैं। ये लोग अपने ढंग से काफी प्रसन्नचित्त, सभ्य और बातचीत में बड़े चतुर हैं। इनके घरों की बनावट और सामान्य सफाई स्कॉटलैंड के पर्वत निवासियों के मुकाबले में उत्तम है। जहां तक आसाम में खासी की पहाड़ियों में बसने वाले लोगों का संबंध है, विश्वास से नहीं कहा जा सकता कि वहां के आज के लोग कुलूत देश की तरह उस बड़ी खश जाति के ही सदस्य हैं। यद्यपि कुछ रीति रिवाज, कुछ रहन सहन के तरीके और कुछ अनुसूतियां भी खासी लोगों की या उनमें बसने वाले दूसरे आदिवासियों की खश लोगों से मिलती है, परंतु केवल इन बातों पर जो प्रायः मेलजोल से भी बन जाती हैं, ठीक अंदाजे लगाना कठिन है। ये और अन्य बहुत सी बातें अभी अनुसंधान चाहती हैं, परंतु एक बात लगभग स्पष्ट है कि कश्मीर से लेकर कुमाऊं की पहाड़ियों तक जो खश लोग आज भी आबाद हैं, वे निसंदेह आरंभ की आर्य जाति के ही सदस्य हैं और मूल आर्य संस्कृति के यही लोग प्रतिनिधि हैं। प्राचीन संस्कृति की झलक आज भी हिमालय की घाटियों और वादियों में दिखाई देती है। उसके पृष्ठभूमि में यही लोग थे और वह झलक इनके बाद आने वाली दूसरी बरादरियों और दूसरे लोगों में भी इनसे संपर्क के कारण ही आई है। क्योंकि ये खश लोग जो पहले भेड़ बकरियां पालने वाले, धौनी और फिर खेतीबाड़ी करने वाले खश्तकार या काश्तकार धीरे धीरे विजेता बनकर आगे बढ़े, इसलिए ज़रूरी तौर पर इन्हें उन पराजित लोगों के रीति रिवाजों और परंपराओं से समझौता करना पड़ा और इस तरह आर्य संस्कृति का रूप धीरे धीरे बदलता रहा और इसमें विजेता और पराजित की सांझी संस्कृति एक नए अंदाज में उभरती रही। इसके बाद जब मनु जी का वर्णाश्रम धर्म स्थापित हुआ और समाज 4 वर्णों में विभक्त हो गया, तब ये लोग बाकी बिरादरियों के साथ ही केवल काश्तकार बनकर रह गए। ब्राह्मण पुरोहित बन गए और लड़ने वाले राजपूत कहलाए तथा अन्य कामों के विभाजन ने समाज को और 2 छोटी छोटी श्रेणियों में विभक्त कर दिया। चूंकि खश लोग, जैसा कि मैंने ऊपर लिखा है, केवल काश्तकार
या भूमिदार बन गए, इसलिए आम बोलचाल में ये अपने को जमींदार कहने लग गए। समाज के इस परिवर्तन ने उन सभी लोगों को एक लाइन में खड़ा कर दिया जिनका संबंध जमीन से था और जिनका दारोमदार भूमि और भूमि की उपज पर था। हम पेशा होना विचारधारा को समान बनाने का बहुत बड़ा कारण होता है। अतः वर्णाश्रम धर्म स्थापित हो जाने पर उन लोगों को छोड़कर जिनका दर्जा समाज में बहुत नीचा समझा गया, शेष सभी लोग एक मंच पर आने आरंभ हो गए, चाहे वे किरात थे, खश थे या कनैत थे। समान पेशा होने के नाते वे प्रथम तो अपने आप को जमींदार कहने लगे और साथ ही कनैत बरादरी एक सांझे मोर्चे की हैसियत से उभरी और उसमें सभी समविचार और सम व्यवहार के लोग शामिल होते गए। हमें ज्ञात है कि कई ऐसे ब्राह्मण खानदान जिन्होंने अपने धर्म कर्म को छोड़ दिया, तीसरी चौथी पीढ़ी में कनैत बरादरी के बड़े समुद्र में शामिल होकर उसी में विलीन हो गए। इसी तरह खशों के जो वंश अपने अलग अस्तित्व को स्थापित न कर सके, वे भी इस लहर में बह गए और लगभग अन्य सभी बरादरियों का भी यही हाल रहा है। बहुत लोग जो शकों, हुणों, तुर्कों, मुगलों तथा अन्य आक्रमणकारियों के डर से भागकर या शांति की खोज में मैदानों को छोड़कर हिमालय की गोद में आए और जो अपना अस्तित्व स्थापित न रख सके, वे कनैत बरादरी के विशाल समुद्र में डूबकर तद्रूप हो गए। परंतु यह क्रिया प्रणाली सदा संतोषजनक रही कि प्राचीन आर्य खशों ने और महात्माओं ने प्राचीन आर्य संस्कृति की जो बागडोर संभाले रखी, वह खशों और रावों से मिलीजुली कनैत बरादरी के लोगों ने आज तक पूरे शांति और संतोष एवं प्रयत्नों से थाम रखी है। और इसीलिए आज हिमालय का यह पहाड़ी प्रदेश गर्व से सिर ऊंचा करके कह सकता है कि यदि प्राचीन आर्य संस्कृति की झलक कहीं अपने वास्तविक रूप यौवन में विद्यमान है, वह अशलूत देकुतुर कश्मीर से कुमायूं की पहाड़ियों तक हिमालय का वह दामन है जहाँ की पर्वत श्रृंखलाएं, नदी नाले, गांव और मंदिर, तीर्थ स्थान और ऋषि आश्रम, यहाँ तक कि यहाँ का एक एक पत्ता और एक एक कण ऋग्वैदिक संस्कृति की मुंह बोलती तस्वीर है। और इसीलिए हम कहते हैं, तहजीब को परवान चढ़ाया है हमी ने, तारीख को हर दर्स पढ़ाया है हमी ने, सयारों की गर्दिश को बढ़ाया है हमी ने, अब शम्सो कमर अपने इशारों पे चलेंगे, हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। वीरान को जिशान बनाया है हमी ने, धरती को परिस्तान बनाया है हमी ने, इंसान को इंसान बनाया है हमी ने, क्या क्या न किया शौक में, क्या क्या न करेंगे, हम जिंदा थे, हम जिंदा है, हम जिंदा रहेंगे।